Hello everyone. In previous class, we were discussing on 8th chapter of VST controlling, in which we have covered meaning, importance, limitation, and many more things. Now, in today's class, we will discuss on our next topic of VST topic controlling is techniques of management control. इन जनरल साइंस जिस वे के थ्रू हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे वो क्या टेक्निक्स होगी, वो क्या पैटर्न्स होंगे, वो पैटर्न्स ही हमारे क्या बनने वाले हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल के टेक्निक्स। ठीक है, थ्योरी देखते सीधे सीधे। द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मैनेजर कंट्रोल में भी क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरी। जो हम मैनेजमेंट कंट्रोल करने वाले हैं उसके जो पैटर्न है उनको क्लासिफाइड किया टू पैटर्न में, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। वो पैटर्न जो लंबे टाइम पीरियड से चले आ रहे हैं, कंटिन्यूसली टाइम पीरियड बोलते ना कि लेंथी टाइम पीरियड हो गया, और आज भी वो उतने ही सक्सेसफुल है जितना पहला हुआ करते थे, वो हमारे ट्रेडिशनल है। और जो न्यू मॉडर्न टेक्निक्स आई है, जो न्यू पैटर्न्स पे चल रहे हैं, वो हमारी कौन सी टेक्निक्स हो गई, मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, जो ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से चल रहा है वो सक्सेसफुल है, वो हमारी ट्रेडिशनल है, और जो न्यू मेथड्स वर्किंग पे हैं वो हमारे मॉडर्न टेक्निक्स है। अब डिस्कस करता हूँ ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल टेक्निक्स आर दोज विच हैव बीन यूज्ड बाय कंपनीज फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। लॉन्ग टाइम पीरियड से वर्किंग पे हैं। दिस टेक्निक्स हैव नॉट बिकम ऑब्सोल्यूट। लंबे टाइम पीरियड से वर्किंग होते हुए भी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं हुई, अभी भी वर्किंग पे है। स्टिल बीइंग यूज्ड बाय कंपनी, तो आज भी क्या है, यूज में ले रही है। लाइक फॉर है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जब हम जाके किसी एम्प्लॉय को पर्सनली चेक करने वाले हैं, उसको पर्सनली ऑब्जर्व करेंगे उसकी हर एक चीज को, और जहां हमारा डिफेक्ट लगेगा, जहां प्रॉब्लम लगेगी, वहां हम क्लेरिफिकेशन देंगे। तो ये पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है, ये टेक्निक्स हमारी क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जहां उसको सीधे सीधे हम डायरेक्टली उससे डील करने वाले हैं। सेकंड दे रखे स्टेटिकल रिपोर्ट। हर वर्क की हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, जो हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं स्टेटिक्स, वो सारा देखना है हमारे को, जैसे मीन मीडियन मोड के थ्रू हो, चार्ट्स वगैरह में हो। अल्टीमेटली एक ग्राफिकल हम जो उसका रिव्यू लेने वाले हैं हर वर्क का, कि लास्ट ईयर आपने इतना वर्क किया था, लास्ट मंथ इतना वर्क किया था, इस साल क्यों है, या इतना आपका प्रमोशन मिला फिर भी आपने वर्किंग क्यों नहीं। तो जो स्टेटिकल रिपोर्ट्स मिलने वाली है वो हमारे काम में आ गया स्टेटिकल रिपोर्ट्स में। थर्ड है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां एक एक बोलते हैं ना कोस्ट की समरी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां ना लॉस होगा ना जब प्रॉफिट होगा, एक ऑन एन एवरेज हम वर्क करेंगे, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। लास्ट है बजट। जैसे हमने स्टेटिकल रिपोर्ट्स बनाई, वहां हम एक बजट फॉर्म में वर्किंग करेंगे, वो हमारा क्या है, बजटरी कंट्रोल। ये कौन सी टेक्निक्स हो गई, ये हमारी हो गई ट्रेडिशनल टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स अभी इनको लेंथी डिटेल्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग आर दोज विच आर रिसेंट ऑरिजिन, अभी रिसेंटली ऑरिजिन में आई है वो, एंड कंपेरेटिवली न्यू इन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट भी क्या है, ये न्यू है। दिस टेक्निक्स प्रोवाइड रिफ्रेशिंग न्यू थिंकिंग, न्यू थिंकिंग ये मेंटेन करके चल रहे ऑन द वे इन विच वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंट्रोल, जिससे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कंट्रोल कर पाए। ये क्या क्या हो गई, ये हो गया रिटर्न ऑन कैप इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट है कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और उस पर हमको कितनी रिटर्न मिल रही है। अगर हमारे को जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेक्टेशन का हमारे को रिटर्न नहीं मिल रही, तो हमारे बिजनेस का सेंस नहीं है। कोई हमने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट में हमने ये एक्सपेक्टेशन किया था, इतना तो होना ही चाहिए था, वो नहीं हो रहा, तो क्या उस प्रोजेक्ट को लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट में कितनी रिटर्न मिलने वाली है वो। सेकंड है रेशियो। रेशियो हर चीज का एक क्लासिफिकेशन लेके चलना, कि इस रेशियो में वर्किंग करनी है हमारे को, जैसे कैश रेशियो हमारा, ये सब चलने वाले हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एक हर काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना, उसको चेक करना एज ए अकाउंटिंग। मैनेजमेंट ऑडिट, जैसे अदर ऑडिट और वैसे मैनेजमेंट की ऑडिट करना। पीआईआरटी और सीपीएम, ये आगे हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मैनेजमेंट को जैसे डील करते हैं हम लोग, कौन किसको क्या रिपोर्ट करेगा, वो सिस्टम। ये सब चीजें हमको क्या डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर कंसिडर करते हैं हमारे ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स के 4 पार्ट्स थे हमारे, पर्सनल, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस और बजटरी कंट्रोल। फर्स्ट हम देखते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जिसमें सीधे सीधे हम लोग क्या है, पर्सनली चेक करेंगे, पर्सनली ऑब्जर्व करेंगे। मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पर्सनल अनेबल द मैनेजर टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। सीधे सीधे हम एम्प्लॉयज के पास जाएंगे, अपने पर्सन के पास जाएंगे,
उनको पर्सनली चेक करेंगे। तो ये क्या है, हमारी रेडीमेड इंफॉर्मेशन आएगी, फर्स्ट एड इंफॉर्मेशन आएगी। इट आल्सो क्रिएट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, यहाँ पर एम्प्लॉय पे क्या है, प्रेशर पड़ेगा साइकोलॉजिकल, कि मेरा जो एम्प्लॉयर है मेरे को कंटिन्यूसली चेक कर रहा है, कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है ऑन द एम्प्लॉय टू परफॉर्म वेल, और वो क्या ऑटोमेटिकली वेल परफॉर्म करेगा। दे आर अवेयर दे आर बीइंग ऑब्जर्व पर्सनली, क्योंकि क्या रहेगा कि मेरे को पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए मेरे को अल्टीमेटली गुड वर्किंग करनी है। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, टाइम लगने वाला है। अगर एक एक को हम लोग चेक करने लग गए हैं तो मैनेजमेंट का सुपरवाइजर टाइम पूरा कंप्लीटली उसमें लगने वाला है। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कैनॉट इफेक्टिवली बी यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। कई बार होता है कि हम सोचे हर काम में उसको चेक करें, तो पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मेरे को पर्सनली ऑब्जर्व करे, बार बार मेरे ही को चेक करे। तो मतलब हर तरह की जॉब्स में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इफेक्टिव है बट हर जगह इसको यूज करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारा हो गया पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बाद आते हैं स्टैटिकल रिपोर्ट्स। हर चीज का एक डेटाबेस तैयार करेंगे, डेटा फॉर्म में हम लोग प्रिपेयर करेंगे जिससे कंपेरेटिव स्टडी हो सके। तो वही क्या था मेरा स्टैटिकल रिपोर्ट्स। स्टैटिकल एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, हम एवरेज ले लेंगे, कितनी एवरेज वर्किंग की आपने, परसेंटेज निकाल लेंगे। एक रेशियो एनालिसिस जो हम आगे वाले, वो भी इसका पार्ट है। को रिलेशन, हर चीज का एक रिलेशन मेंटेन करके चलना, वो इतना वर्किंग करता है आप इतनी करते हो, इस तरह से हम लोग वर्किंग करेंगे। इस स्टैटिक बनाएंगे। प्रेजेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर रिगार्डिंग परफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस एरियाज। एक एवरेज हमारे पास रहेगा, स्टैटिकल रिपोर्ट्स रहेगी, तो हम कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, एक के देख सकते हैं कि हाँ कहाँ कैसे क्या प्रॉपर वे में रिजल्ट हमारे को अचीव कर सकते हैं। सच इंफॉर्मेशन व्हेन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, अब कहाँ यूजफुल होगी, जब उसको चार्ट में शो करेंगे तो हमारे सामने एक ग्राफ आएगा, ठीक है। चार्ट में फॉर्म करेंगे, ग्राफ में या फिर टेबल में शो करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी वर्किंग रहेगी कि हाँ इस बार इतनी वर्किंग थी, अब लास्ट ईयर ये थी, अब हमारे को क्या करनी है। ग्राफ्स रहेगा तो अल्टीमेटली वो एक माइंड सेट होगा। माइंड सेट होगा तो हमारा जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो इफेक्टिव रहने वाला है। अनेबल एज द मैनेजर रीड दैम मोर इजीली, हम इजीली उसको रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंडेबल रहेगा हमारे लिए। एंड अलाउ कंपैरिजन, मेनली क्यों करते हैं हम स्टैटिकल रिपोर्ट्स, क्योंकि हम कंपैरिजन लेके चलेंगे कि इस बार इतनी वर्किंग थी और लास्ट ईयर इतनी थी। टू बी मेड विद द परफॉर्मेंस इन प्रीवियस पीरियड्स, ठीक है, प्रीवियस पीरियड्स में क्या हुआ और अब क्या चल रहा है। एंड आल्सो व्हेन बेंच आल्सो विद द बेंचमार्क, और हमने एक स्टैंडर्ड लिया था जो बेंचमार्क लिया था उसके अकॉर्डिंग वर्किंग है या नहीं। तो अल्टीमेटली हम लोग एवरेज लेके चलने वाले हैं या फिर परसेंटेज लेके चलने हैं, तो कंपेरेटिव स्टडी हमारे सामने आएगी, हम कंपैरिजन कर पाएंगे तो हमारी कंट्रोलिंग क्या ऑटोमेटिकली परफेक्ट जाएगी। हमारे को एनालिसिस रहेगा, हमारे को एक बिलीफ रहेगा कि हाँ हमारे को अब इतनी वर्किंग प्रॉपर वे में करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डाउन जा रहे हैं। तो ये क्या होगा मेरा स्टेटिकल रिपोर्ट। स्टेटिकल रिपोर्ट के बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को एक ये परफॉर्मा दे रखा है, इस अकॉर्डिंग देखना ये है क्या एक्चुअल में। नीचे नीचे दे रखा है मेरा ये एक लाइनिंग है, उसके बाद आती है फिक्स्ड कॉस्ट और ये आती है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। अब ये क्या है उसका सिंपल सा समझना। ब्रेक इवन पॉइंट का मीन हमने देखा कि मेरे को कम से कम इतना तो सेल करना है या इतनी अर्निंग तो रखनी है जिससे मैं ना प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ, मतलब एटलीस्ट इतना तो हम काम करें कि मैं लॉस में नहीं जाऊँ, ठीक है। प्रॉफिट नहीं होगा, वो प्रॉफिट बाद में अर्न कर लेंगे हम, बट एक बार एक ब्रेक इवन पॉइंट पर हो, एक ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ ना नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन हो। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हमारे को प्रॉफिट कैसे क्या जनरेट करना है। तो एक बार हमारे को सिंपल एक अपनी कोस्ट कवर करनी है, तो जो कोस्ट कवर करके चल रहे हैं उस कोस्ट कवरिंग पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैंने क्या बोला, कोस्ट कवरिंग पॉइंट। इट मीन्स उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई एंड वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो गई। अब ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो देखना, कि ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहने वाली है, चाहे से आप कितना प्रोडक्शन कर लो। जस्ट लाइक मैंने कोई फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है तो रेंट है वो मेरा फिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरल एक्सपेंसेस है जो लगने ही लगने, तो वो जो फिक्स है वो लगेगा लगेगा, बट जितना प्रोडक्शन होगा उस अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो क्या है मेरा वेरिएबल कॉस्ट। जस्ट लाइक मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं पिज़्ज़ा हमारा ही मान लो पिज़्ज़ा अनलिमिटेड है। पिज़्ज़ा अनलिमिटेड में अगर मेरी जो मशीनरी है या लेबर है
या जो छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है, शॉप का रेंट है, वो मेरा फिक्स है, वो जाना ही जाना है, अगर उसमें इनकम हो या ना हो, वो मेरी फिक्स है। बट जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन करूंगा, जैसे जैसे पिज़्ज़ा बनाता जाऊंगा, वैसे उसकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। कुछ एक इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होने वाली है, वो मेरे लिए वेरिएबल है। या फिर अदर जो पैकिंग के एक्सपेंसेस है वो मेरे लिए वेरिएबल है। जो फिक्स है, जो लगना है कुछ भी हो, चाहे इनकम हो नहीं हो, सेल हो नहीं हो, जो फिक्स है वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। जो प्रोडक्शन के साथ या सेल के साथ इंक्रीज होगा, वो मेरी कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मेरा क्या बनता है, टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट होगी। टोटल रेवेन्यू की बात करें, जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो मेरी क्या बनी है, टोटल रेवेन्यू। अब इसको, इस पॉइंट को एनालाइज करते हैं हम लोग। सीधा सा हमने एग्जांपल उठाया हमारा पिज्जा। पिज्जा में मैंने बोला कि मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो मेरी हमेशा क्या है, फिक्स रहने वाली है, वो मैंने ले ली 5000, कि मेरी 5000 रुपीज़ जो है फिक्स्ड है। वो चाहे से मेरी शॉप का रेंट हो या कोई एक्सपेंसेस कुछ भी हो, ये फिक्स्ड है। मैंने साथ में बोला कि अगर मैं पिज़्ज़ा बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आने वाली है, 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ मेरी पिज़्ज़ा की कॉस्ट आने वाली है, वेरिएबल कॉस्ट आने वाली है। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड हो गई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 50। मैंने बोला मेरी सेलिंग प्राइस मैंने क्या रख ली, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ मेरी सेलिंग प्राइस है। अब मैंने बोला मेरे को इतना, ऐसा कितना प्रोडक्शन करूं जिससे मेरी, एक जो बोलते हैं ना कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, इतनी ऐसी सिचुएशन आ जाए, उस पॉइंट पे मेरे को जाना है। उसके लिए मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा, सबसे पहले मेरी फिक्स्ड कॉस्ट लूंगा। मैंने बोला मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, 5000। मतलब 5000 रुपीज़ में अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट वाला पार्टीशन 50 रुपीज़, ये रिमूव कर दो, तो अल्टीमेटली क्या आ गई, अगर वेरिएबल, सॉरी, टोटल कॉस्ट में से, टोटल रेवेन्यू में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट वाला पार्टीशन या फिर सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट वाला पार्टीशन हटा दिया, तो अल्टीमेटली किसका पार्टीशन बच रहा, प्रॉफिट का और मेरे फिक्स्ड कॉस्ट का। प्रॉफिट हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, तो अब मेरी क्या बात चीज है, फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब मैं कम से कम इतना कितना प्रोडक्शन करूं कि मेरी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है, 5000 डिवाइडेड बाय 50, तो कितनी यूनिट आती है, 100 यूनिट। 100 यूनिट, अब देख के चलेंगे, ये 100 यूनिट हमारे को कम से कम प्रोडक्शन करना है, जिससे मेरी क्या है, कॉस्ट कवर हो। अब वो कैसे पॉसिबल है, कैलकुलेट करके देख लो। मैंने क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहनी मेरी, फिक्स्ड रहनी है 5000 रुपीज़, फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे को 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 100। तो अल्टीमेटली जो मेरा पिज़्ज़ा है कितने का सेलिंग हो गई, इसकी सेलिंग कितनी की हो गई, सीधे 10,000 की। ठीक है, 10,000 की सेलिंग हो गई, 5,000 मैंने वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट का रिमूव कर दिए। अब सीधे हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वो भी लगी होगी 50 के हिसाब से 100 यूनिट पर कितना लग गया मेरा, वही 5,000। तो अल्टीमेटली देखेंगे 5,000 ये गया, 5,000 ये गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, जीरो। जीरो रिमेनिंग है, इट मीन्स मैंने इतना प्रोडक्शन कर लिया कि मेरी कॉस्ट क्या हो गई, मेरी कॉस्ट कवर हो गई। सेलिंग प्राइस थी, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो गई और मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो गई। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इससे 100 यूनिट, तो मेरा बी ए के 1 पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है जहां पर मेरे को प्रोडक्शन करना है। अगर मैं से अपर में जाता हूँ, मैंने बोला मैंने 120 यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया, तो 120 यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने क्या कर दिया, 12,000 का सेल कर ली। उसमें से मेरी फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फिक्स, वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग बात करें तो 120 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना हो गया मेरी वेरिएबल कॉस्ट, 6,000। तो यहां देखेंगे हमारा सीधे सीधा प्रॉफिट कितना हो गया, 100। ठीक है, यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 100। अल्टीमेटली क्या बोला हमने, जैसे मैंने 20 यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज किया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, 100। मैंने बोला कि नहीं, अब मेरा मैंने क्या है, ओनली 80 यूनिट का ही क्या किया, प्रोडक्शन किया, तो 80 यूनिट के अकॉर्डिंग सेलिंग कितनी हो गई, 8,000। और फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फिक्स,
लास्ट हमारे बचे वेरिएबल कॉस्ट, 80 मल्टीप्लाई बाय 50 तो कितना हुआ 4000। 8000 सेलिंग थी और मेरी कॉस्ट कितनी आ गई 9000, तो मेरे पास बचा लॉस कितना गया 1000। क्लियर हुआ कि मैंने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो मेरी कॉस्ट क्या है कवर हो रही है, तो मेरे को 100 यूनिट का प्रोडक्शन लेके चलना है। अगर मैं 120 पे जाता हूँ यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ सेल करता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर मैंने 120 नहीं 100 भी नहीं 80 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया उतनी ही सेल की तो अल्टीमेटली क्या है मेरे को लॉस लगने वाला है। तो ये एनालिसिस मेरा क्या है ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट एनालाइज करना, उस पॉइंट पे आना जहां पर मेरी सेल सेल वैल्यूम काउंट करना है, कॉस्ट जो भी प्रोडक्शन वो काउंट करना जहां पर मेरा ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इसका बेनिफिट मेरे को ये मिलने वाला है कि अल्टीमेटली मैं उस पॉइंट पे तो जाऊं जहां पर मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो। ठीक है प्रॉफिट नहीं होगा बट एक बार मैं सेटिस्फाई तो होऊंगा कि मैंने इतना प्रोडक्शन कर लिया इतना सेल कर ली। अब मेरा टारगेट क्या होगा 100 यूनिट तो मेरे को सेल करने है। अब मेरे को जैसे तैसे करके 120 पे पहुंचना है, अराइव करना है, इससे ऊपर एक्सेस जाना है। बट मैं किस पे वर्किंग नहीं करूंगा 80 पे, 80 यूनिट पे वर्किंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 80 पे वर्किंग कर रहा हूँ इट मीन्स मेरा फॉल्ट है, मेरे को लॉस में आना है। तो अल्टीमेटली क्या है मेरे को 100 यूनिट तो प्रोडक्शन करना ही है, इतनी सेल तो मेरे को करनी है। ठीक है तो यहाँ पर समझ में आ गया फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी फिक्स रहने वाली जो हमने 5000 रखी, वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट चेंज होगी, पर यूनिट चेंज होती रहेगी, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ टोटल कॉस्ट। और जो मेरी सेलिंग प्राइस है जो टोटल सेल हुई वो टोटल सेल से जो इनकम आई वो मेरा क्या है टोटल रेवेन्यू। तो हमारे को कहाँ पहुंचना ब्रेक इवन पॉइंट पर जहां नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन क्रिएट हो। डन। अब इसकी थ्योरी देखते हैं हम लोग क्या है। बट सॉरी ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज टेक्निक यूज्ड बाय मैनेजर टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट। यहाँ किस पे हम कंसिडर करके चले, एक तो कॉस्ट वॉल्यूम और हमारा प्रॉफिट। क्या कॉस्ट करने वाली जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों आ गए, वॉल्यूम कितना यूनिट का प्रोडक्शन मेरे को करना है सेल करनी है और लास्ट में कितना प्रॉफिट जनरेट करना है। अल्टीमेटली हमारा फोकस का है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा जब उस यूनिट पे उस लिमिट से एक्सेस होंगे। इट डिटरमाइन द प्रोबेबल प्रॉफिट एंड लॉसेस एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। किस एक्टिविटी पे हमारे को वर्क करना है, किस लेवल पे वर्किंग करनी है। द सेल वॉल्यूम एट विच देयर इज नो प्रॉफिट। आगे अल्टीमेटली ऐसी वॉल्यूम ऐसा प्रोडक्शन लेवल ऐसी यूनिट सेल जहां पर नो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ऐसी सिचुएशन को हमने क्या बोला ब्रेक इवन पॉइंट। It is useful technique for the manager as a help in estimating profit at different level of activity। मतलब हर लेवल पे कितने प्रोडक्शन पे कितने सेल पे मेरे को कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये एस्टिमेट लेके चलना ही मेरा क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस। द फिगर वन शो ये सिंपली जो हमने एग्जांपल दिया उससे रिलेटेड ही है। अब ब्रेक इवन पॉइंट को हमने कैसे कंसीडर किया था, कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। हमने क्या रखा था फिक्स्ड कॉस्ट रखा था, जैसे 5000 को हमने अपर साइड में रखा था। फिर हमने क्या किया था सेलिंग प्राइस, हमने बोला था सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी 100 और वेरिएबल कॉस्ट हमने रखी थी 50। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया था मेरा 100 यूनिट आ गई थी। तो 100 यूनिट मेरी क्या थी ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये फॉर्मूला हमारे को यूज करना है जब भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पर को कंसीडर करेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प ए फर्म इन कीपिंग ए क्लोज चेक ओवर इट्स वेरिएबल। ये क्लोज चेक है किस पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटी विच द फर्म कैन अर्न टारगेट प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करनी है और ऐसी एक्टिविटी लेवल जहां पर हम लोग जो टारगेट प्रॉफिट है उसको अर्न कर सके वहां पर ये वर्किंग करना है। अल्टीमेटली हमारे को एक बार कॉस्ट कवर करो उसके बाद प्रॉफिट कंसिडर करो। ये कहाँ कंसिडर करेंगे हम लोग हमारे ब्रेक इवन एनालिसिस में। अब बात करते हैं हम लोग बजटरी कंट्रोल। जो गवर्नमेंट के बजट्स होते हैं वैसे ही हमारी कंपनी में टारगेट लेके चलना, वैसा बजट बना के चलना, वही मेरा क्या है बजटरी कंट्रोल। हमने बोला कि जैसे गवर्नमेंट में होता है कि इस ईयर हमारे को इस सेक्टर पे इतना एक्सपेंसेस करना है और इतना रेवेन्यू हमारे को वहां से जनरेट करना है। तो एक बजट हुआ पूरे ईयर का। वैसे ही हमारी कंपनी में हो सकता है कि हमारे को इतना सेल्स का बजट लेके चलना है, इतना परचेज का बजट लेके चलना है। तो एक टारगेट बेसिस पर बजट बेसिस पर वर्किंग करना ही मेरा क्या है बजटरी कंट्रोल। कि इतना एक्सपेंसेस तो होना ही चाहिए और इतनी इनकम तो जनरेट होनी चाहिए, इससे ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना
और इससे कम हमारे को प्रॉफिट अर्न नहीं करना। तो ये हमारा क्या है, बजटरी कंट्रोल। थ्योरी देखेंगे, बजटिंग कंट्रोल इज टेक्निक ऑफ मैनेजर कंट्रोल इन विच ऑल ऑपरेशन, जो भी वर्किंग होगी प्लान होगी इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट। क्या बजट रहेगा, क्या एक्चुअल रिजल्ट होगा कंपेयर्ड विद बजटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, हमने जो फिर बाद में देखेंगे कि हमने क्या बजट लिया था, क्या टारगेट लिए थे, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किए थे, और एक्चुअली हम कहाँ तक पहुंच पाए, उन दोनों कंपेरिजन स्टडी देन हम करेंगे। दिस कंपेरिजन रिवील द नेसेसरी एक्शन, और उस अकॉर्डिंग नेसेसरी एक्शंस लेंगे सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर अकॉम्प्लिश, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट जो भी हमारे अचीव हो सके। ए बजट इज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, बट ये क्वालिटी में नहीं होगा, किस में होगा, क्वांटिटी में। मैंने बोला मेरे रेलवे पे इस बार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टारगेट भी लिया कि कम से कम 1200 करोड़ रुपीस वहाँ से इनकम भी जनरेट होनी चाहिए, उनकी न्यू रेल्स आनी चाहिए, या फिर एक बोलते हैं ना कि वहाँ पर कुछ न्यू थिंग्स होनी चाहिए, अल्टीमेटली जो क्लीननेस थी वो आनी चाहिए। तो कुछ एक टारगेट लिए मैंने, ठीक है, और टारगेट मतलब इतने प्लेटफॉर्म तो मेरे को चमकाने चमकाने, या फिर इसको इस तरह लेना है। तो एक क्वांटिटी लेके चलिए, क्वालिटी तो होगी बट क्वालिटी भी किस फॉर्म में होगी, क्वांटिटी फॉर्म में होगी। ए बजट इज क्वांटिटी स्टेटमेंट फॉर डिफाइंड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, फ्यूचर से रिलेटेड है, फॉर पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग गिवन ऑब्जेक्टिव, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, गिवन ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, वो हमारा अचीव हो सके। इट इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट विच विच रिफ्लेक्ट द पॉलिसी दैट पर्टिकुलर पीरियड, जहाँ पर सीधे सीधे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी रिफ्लेक्ट होगी। इट विल कंटेन फिगर ऑफ फोरकास्ट, यहाँ क्या होगा, एक जो भी फोरकास्ट का फिगर है वो कंटेन होगा इन टर्म ऑफ टाइम एंड क्वांटिटी। जो जनरली गवर्नमेंट का बजट है वो सिंगल ईयर के लिए होता है, एक साल के लिए होता है, और क्वांटिटी में होता है कि साहब इतना हमारे को, इतना बजट हमारा कंट्रोल करके चलना है। द पोप शो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बजट यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक बिजनेस कौन कौन से बजट लेके चलती है वो हमारे को बॉक्स से क्लियर हो जाएगा। जैसे देगा सेल्स बजट, सेल्स में हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट टू सेल, क्या कितना सेल लेके चल रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू, कितने वैल्यू होगी, कितनी क्वांटिटी में सेल करेंगे। अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू प्रोड्यूस इन बजट पीरियड, एक पीरियड में कितना हम लोग प्रोडक्शन लेके चलने वाले। मटेरियल में अगर बात करें तो क्या क्वांटिटी रखने वाले हैं, क्या कॉस्ट आने वाली है हमारे मटेरियल की, हो सकता है इस बार कॉस्ट इंक्रीजेस है, डाउन कैसे लाए, वो सारी थिंग्स। कैश बजट, कितना हमारा इनफ्लो होगा, मतलब कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा इस पीरियड में। कैपिटल बजट, एक मेजर लॉन्ग टर्म असेट्स लाइक न्यू फैक्ट्री और मेजर इक्विपमेंट, कितना हमारे को इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है और पैसा कहाँ से आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजट, एस्टिमेटेड स्पेंडिंग फॉर द डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस, कि हमारे को इतना एस्टिमेट रिसर्च वगैरह पे लेके चलना है। तो ये जो वर्क है सीधे सीधे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारे टारगेट में हमारे को क्या वर्किंग करनी है, उसके ऊपर कितना एक्सपेंसेस होने वाला है और कितना हमारे को इनकम मिलने वाली है, उसके एक क्वांटिटी कितनी मेंटेन होगी, किस क्वांटिटी में हम डील करने वाले हैं। ये अल्टीमेटली प्री डिफाइंड जो वर्किंग होगी जिससे हमारे टारगेट अचीव हो सके, ये मेरा क्या है, बजटरी कंट्रोल। आगे दे रखा है बजट के हमारे कुछ एक बेनिफिट दे रखे हैं, कुछ एक एडवांटेज दे रखे हैं हमारे। चलो, बजट ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज, बजट के हमारे क्या क्या बेनिफिट हमारे को मिलने वाले हैं। बजट फोकस ऑन स्पेसिफिक टाइम बाउंड टारगेट एंड दस हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये टाइम बाउंड में रहने वाला, एक टाइम पीरियड फिक्स रहने वाला है, उस टाइम पीरियड में हमारे को टारगेट अचीव होना चाहिए, जिससे हमारे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। बजट इज सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एक मोटिवेशन रहेगा एम्प्लॉयज में कि इस बार हमारा इतना बजट मिला है, इतना हमारे को फोकस मिला है, या हमारा ये टारगेट रहने वाला है, तो टारगेट बेस अकॉर्डिंग वर्क होगा तो इंप्रूवमेंट आएगा, मोटिवेशन रहेगा। एम्प्लॉय हु नो द स्टैंडर्ड अगेंस्ट द विच देयर परफॉर्मेंस विल बी अप्रेज्ड, उनको पता रहेगा मेरे को अप्रिसिएशन कब मिलने वाला है, तो वो उस बजट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अनेबल देम टू परफॉर्म बेटर, उनके परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर रहेगी। थर्ड, बजट हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमने क्या है जिस डिपार्टमेंट का जितने यूज है उसको उतना ही रिसोर्सेज प्रोवाइड किया है, तो अल्टीमेटली क्या है, मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का है, पर अलोकेटिंग देम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट।
जिस डिपार्टमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हमने उतना पेमेंट किया है। जैसे मैंने रेलवे के बोला, इस बार 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है उनको और इतना हमने एक्सपेंड कर दिया। या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट या फिर जितने डिपार्टमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको हम लोग पेमेंट करने वाले, रिसोर्सेज अलोकेट करने वाले। तो अल्टीमेटली देखा जाएंगे तो सबका अपना अपना बजट होगा। तो एक बोलते हैं ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, जहां नीड है वो वहीं एक्सपेंड करेंगे, अदर अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने वाले। फोर्थ, यूज फॉर अचीविंग और कोऑर्डिनेशन। कई बार होता है कि इंटरडिपेंडेंस इनमें रहती है, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस बिटवीन किस, लाइक सेल्स बजट किस पे डिपेंड होगा, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। सेल्स कब तक नहीं कर पाएंगे हम लोग, जब तक हमारे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन वाले कब तक कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक सेल्स वाले एक बोलते हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देंगे। अल्टीमेटली एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंस है, तो कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के लिए भी क्या है, हमारे को बजटरी कंट्रोल मेंटेन करना चाहिए। फिफ्थ, इट फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बाय मैंने बाय एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया, जहां पर हम लोग कहाँ फोकस करने वाले थे, मेन एरियाज पर, जहां पर लगता है कि हाँ ठीक है हमारे लिए मेन पॉइंट है, या फिर जो आउट ऑफ रेंज हो रहा है, तो वहाँ उन्हीं पे कंट्रोल करने वाले थे। तो मैनेजमेंट में एक्सेप्शन में कंट्रोल करता है बाय स्टेशिंग ऑन दोज ओपन विच डेविड फ्रॉम बजट स्टैंडर्ड। जो बजट स्टैंडर्ड से बाहर जा रहा है उन पर हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है उसका पर्टिकुलर यहाँ पर फुल्ली यूज रहने वाला है। However, the effectiveness of budgeting depend on how accurately estimate। लेकिन बजटिंग सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, हमारी एक्यूरेसी पे। हमने जो एस्टिमेट लेते हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी है, हैव बीन मेड बाय फ्यूचर। फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है, हमारी एक्यूरेसी नहीं थी कि हमने जो प्लान किया, जो बजट बनाया उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि हम जो एस्टिमेट लेके चले कि हाँ एक्यूरेटली इतना वर्क होगा। फिर भी अगर कुछ एक केसेस में लगता है हमारे को सिचुएशन डाउन आएगी, हमारी इन फ्यूचर क्या हो, अनहैपनिंग इवेंट्स हो सकते हैं, उस केसेस में हमेशा बजट कैसे होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहने चाहिए, जहां नीड हो वहां चेंज कर सके। शुड बी प्रिपेयर्ड विच कैन बी अडॉप्टेड इट फॉरकास्ट अबाउट फ्यूचर टर्नओवर टू डिफरेंट। इसके अंदर फेस ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंटल चेंज रहेंगे, इसलिए हमारा बजट कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। आगे हैं, मैनेजर मस्ट रिमेंबर दैट बजटिंग शुड नॉट बी viewed as end but a means to achieve organizational goal। ये नहीं है कि आपने बजट को ही सब कुछ मान लिया, ये एंड रिजल्ट मान लिया कि हाँ हम तो इसी पे वर्क करेंगे, नहीं। ये एक मीन्स है, एक तरीका है, एक वे है जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके। ठीक है, बजट होना चाहिए, बट बजट के अकॉर्डिंग जहाँ चेंजेस हो उसको यूज में लेना चाहिए। तो आज के हमारे टॉपिक का एंड हुआ, ठीक है, जहाँ हमने कहाँ क्या डिस्कस किया, ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स से क्या क्या थी हमारी, जहां पर हम लोग पर्सनल ऑब्जर्व करेंगे तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। फिर हमने स्टैटिकल रिपोर्ट्स बनाई, रिपोर्ट्स के बाद हमने ब्रेक इवन एनालिसिस दिया, जहां हमारे को कॉस्ट कवर करके चलनी है। फिर तो हमारा बजट की एक हर एस्टिमेट लेके चलना। तो ये हमारी क्या टॉपिक क्लियर हो, ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्लियर है एंड हुई। अब जो हमारे टॉपिक डिस्कस होगा वो है हमारा मॉडर्न टेक्निक, की मॉडर्न टाइम में हम लोग कैसे कंट्रोलिंग करने वाले। आज के लिए थैंक यू।